बात करते हैं यूपी की सियासत की, क्यों यहां पर मंदिर और कब्रिस्तान को लेकर सियासत गरमा रही है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच के बीच अब इस पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने चढ़ावे की चोरी को योगी सरकार पर हमले का हथियार बना लिया है, तो सत्ता पक्ष की ओर से कब्रिस्तान का नाम लेकर अब पलटवार किया जा रहा है। उधर राम मंदिर पर तेज हो रही सियासत के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ बांदा और चित्रकूट में थे और उन्होंने बांदा के कामतानाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा पाठ की। तो योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर मौजूद थे तो आप देखिए यहाँ पर कामदगिरी परिक्रमा में उन्होंने यहाँ पर शिरकत की और योगी ने भगवान कामतानाथ जी के पवित्र कामदगिरी पर्वत की पैदल पंचकोशी यानी 5 किलोमीटर की परिक्रमा भी की। योगी आदित्यनाथ बांदा में विकास कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंचे थे। तो बांदा में जब सीएम यहां पर मौजूद थे तो आप देखिए अलग अंदाज उनका यहां पर देखने को मिला। उन्होंने खुद से यहां पर बांदा में परिक्रमा तो की और रास्ते में उन्होंने बंदरों को भोजन भी खिलाया। तो एक तरफ सीएम जो है वो बांदा में थे तो दूसरी तरफ सपा प्रमुख आप देखिए अखिलेश ने यहाँ पर अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की है। उनकी शरण में अखिलेश पहुंचे। लखनऊ में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात करके उनका आशीर्वाद अखिलेश यादव ने लिया और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग का समर्थन किया। इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। आइए अब देखते हैं कि सियासत की लड़ाई कैसे मंदिर और कब्रिस्तान की लड़ाई में बदल गई है। सबसे पहले आप देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर कैसे हमला किया। योगी आदित्यनाथ क्या बोल रहे हैं? उनका यह कहना है कि हिंदुओं का अपमान विपक्ष का एजेंडा है। विपक्ष को अयोध्या का वैभव पसंद नहीं है और विपक्ष को राम मंदिर अच्छा नहीं लगता है। विपक्ष को काशी विश्वनाथ अच्छा नहीं लगता है। समाजवादी पार्टी कब्रिस्तान को पैसा देती थी और सपा को कब्रिस्तान प्यारा है, हमें मंदिर प्यारा। कुछ लोग विरासत का अपमान करते हैं और सनातन का अपमान विपक्ष का मकसद है। इसका जवाब अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया। अब सपा अध्यक्ष ने इस पर क्या कहा वो भी जरा आप ध्यान से देखिए। उनका ये कहना है कि जिसका नाम अंतिम रिपोर्ट में नहीं उसका अंतिम में कैसे होगा। जिसके ऊपर ठीक रहा वो तो रिपोर्ट के हिसाब से ठीक रहा। सीडीआर निकले तो पता चलेगा कि सबसे ज्यादा फोन बीजेपी वालों के आए जो दूर से आरोप लगा रहे हैं, उनकी भी इसमें हिस्सेदारी है। ये गंभीर आरोप अखिलेश यादव यहां पर लगा रहे हैं निशाना साधते हुए। उनका यह भी कहना है कि उनकी आमदनी की नहर बंद हो गई है और इसलिए अब ये लोग छटपटा रहे हैं। सिर्फ खांचा नहीं पूरा ढांचा बदलना चाहिए और ट्रस्ट भंग होना चाहिए। सजा सिर्फ घोड़े या लगाम को नहीं कोचवान को भी यहां पर मिलनी चाहिए। सभी भू सौदों और अन्य कार्यों की न्यायिक जांच यहां पर बिठाई जाए और आपस में निष्कलंक होने की क्लीन चिट देने का खेल जो है वो बंद होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ बयानबाजी यहां पर हो रही है। अब आपको दिखाते हैं कि अखिलेश और सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। कुछ लोग हैं जो विरासत को अपमानित करते हैं। कुछ लोगों ने हिंदू परंपरा और सनातन को अपमानित करना, सनातन परंपरा को कोसना ही अपना जीवन का एकमात्र ध्येय बनाया है। उन्हें अयोध्या में भगवान राम को भव्य मंदिर अच्छा नहीं लगता। उन्हें काशी में काशी विश्वनाथ धाम अच्छा नहीं लगता। बीजेपी की सरकार आई तो पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं। बात एक व्यक्ति की नहीं है। सुन रहे वो पीछे हट रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि हम कितनी बार फोन मिलाए हैं, 980 बार, 980 बार, 980 बार फोन किया हम लोगों ने। सोचिए आप, इसका मतलब ये है
कि जो मंदिर परिसर में जो लोग थे, मंदिर परिषद में जिन लोगों को काम मिला हुआ था, उनके सबके सीडीआर निकाले जाए। और जिस समय सीडीआर निकलेगा तो 99.9% सब भाजपा ही निकलेंगे। और उस समय भाजपा में जो तो भगदड़ मचेगी उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और भगदड़ तो अभी शुरू हो गई है। लिपापोती एसआईटी किसने मनाई है? और सुनने में आया कि एसआईटी पे भी सवाल खड़े हो गए हैं। ये लड़ाई बड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो। ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। दिल्ली वाले अगर जांच करते तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स करते। आज भी यूपी में आपने देखा होगा, अखबार पढ़ा होगा, किसी की दीवालों से कुछ निकल रहा है, किसी पे बंडल निकल रहा है, और ध्यान भटकाने के लिए ध्यान से हटा दें चीजें। तो वहाँ समाजवादी पार्टी के एक विधायक को जो कई वर्षों से जेल में रहा, उसका छापा मार दिया, केवल आप लोगों के सहारे अपनी न्यूज दूसरी दिशा में ले जाने के लिए। तो देखा आपने, बयानबाजी लगातार हो रही है और एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन सियासत अपनी जगह है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच भी तेजी से आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे इसमें हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, पुलिस ने 3 आरोपियों को रिमांड पर लिया है और इस रिमांड में पुलिस कई महत्वपूर्ण सवाल जानने की कोशिश करेगी। अपने साथ ले जाकर उनके ठिकानों की तलाश अब पुलिस कर रही है और आज पुलिस अनुकल्प मिश्रा को लेकर उसके घर पर पहुंची। सूत्र बताते हैं कि पुलिस को कई जानकारियां मिली। इस बीच आरोपियों और उनके परिवार वालों ने चुप्पी साध रखी है। मीडिया ने जब अनुकल्प मिश्रा के चाचा से सवाल किया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। कहेंगे जी, जो बेटे पे आरोप लगाया गया, कुछ कहेंगे उससे आप? आरोप भैया, अब सूत्र बताते हैं कि आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को चोरी के पैसे का पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान यहां पर बता दिया। आइए देखते हैं कि चोरी के पैसों को कैसे ये लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। एक आरोपी अनुकल्प मिश्रा ने पूछताछ में बड़ा खुलासा यहां पर किया है। अनुकल्प मिश्रा ने पुलिस को पूरे इन्वेस्टमेंट प्लान की जानकारी दी है, यानी ये बताया कि चढ़ावा चोरी का पैसा कहां कहां पर निवेश किया जा रहा था। चढ़ावा चोरी के सबसे बड़े हिस्से को शेयर बाजार में लगाया जाता था और इसके अलावा चढ़ावा चोरी के एक हिस्से को वो ब्याज पर भी दिया करते थे। इस काम में अनुकल्प मिश्रा की मदद अविनाश शुक्ल किया करता था और अनुकल्प मिश्रा ने ये जानकारी भी दी कि पैसा अकाउंट में कैसे पहुंचता था। सबसे पहले आप देखिए, ये आरोपी उन पैसों को अपने करीबियों और रिश्तेदारों को देते थे और फिर उन करीबियों और रिश्तेदारों के सारे पैसे उनके खातों में ट्रांसफर करवाते थे। पुलिस ने आरोपियों के रिश्तेदारों, करीबियों के 30 बैंक खाते भी फ्रीज किए हैं। इन खातों में आय की तुलना में अधिक लेन देन मिलने की बात सामने आई है। दरअसल बुधवार को पुलिस ने 3 आरोपियों को 40 घंटे की रिमांड पर लिया और आरोपियों को उनके घर और दूसरे ठिकानों पर ले जाकर पुलिस ने पूछताछ की और सब में ये बातें यहां पर सामने आई हैं। लेकिन इतनी सारी बातें आ रही हैं तो आप देखिए उस पर कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, नेता क्या बोल रहे हैं। ऑर्गेनाइज गैंग, संगठित गिरोह काम कर रहा, चोरी करता है पहले पैसों की, चंदे की, फिर एक संगठित गिरोह है जो उसे बाहर ले जाता है, फिर वही संगठित गिरोह रिश्तेदारों के खाते में डालता है और वहां से वाइट करता है। तो ये एक साधारण अपराध नहीं है, ऑर्गेनाइज क्राइम, ऑर्गेनाइज गैंग द्वारा हुआ है। खाली राम मंदिर की बात करते हैं, शिक्षा की बात क्यों नहीं करते, स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं करते, रोजगार की बात करनी चाहिए, तब उनको समझ में आवे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मंत्री जी, सवाल इस बात का जरूर है कि कहीं भी कोई घटना हो रही है उसमें अखिलेश जी के बिरादर आई जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? उनसे पूछिएगा, इलाहाबाद में 3 लोगों की हत्या हुई है कहीं परिवार के, और समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के बिरादर आ गए। तो भाई साहब बोलना ठीक नहीं है। ठीक बात है, ये जो हुआ है इसका समर्थन किसने नहीं किया है। योगी आदित्यनाथ जी ने एसआईटी अपॉइंट की है, एफआईआर दाखिल किया है, आरोपियों को पकड़ा है और उनको कठोर सजा मिलनी भी चाहिए। तो देखा आपने, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है ये बड़े खुलासे यहां पर सामने आ रहे हैं और सियासत भी इस पर जमकर हो रही है। लेकिन आप देखिए, चढ़ावा चोरी के मामले में जो हलचल है वो भी यहां पर तेज है। यहां पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर हलचल कुछ इस तरह की है कि अयोध्या में वीएचपी के महासचिव ने मंदिर ट्रस्ट कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से मुलाकात की है। उधर चढ़ावा चोरी को लेकर कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल रखा है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भजन गाकर विरोध प्रदर्शन किया।
एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, नागपुर की है, जहां पर कांग्रेस ने चढ़ावा चोरी के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है और कांग्रेस भी अलग अलग जगहों पर इस मुद्दे को उठा रही है। चंदा चोरी को लेकर एक और बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। चंदे की चोरी में नोटों की गिनती कैसे यहां पर हो रही थी, उसमें कैसे हेरफेर हुई है, ये बातें यहां पर सामने आई हैं। अब देखिए, गिनती के दौरान नहीं बल्कि उससे पहले ही यहां पर चोरी होती थी। नोटों की गिनती मशीनों के जरिए होती थी और गिरफ्तार आरोपियों का काम यह था कि चंदे में आए नोटों को वो सलीके से लगाएं और इसके बाद उसको एसबीआई बैंक के कर्मचारी अपनी मशीन में रखते थे। मशीन में ही नोट अलग किए जाते थे। मतलब ये साफ है कि चंदे में आए नोटों को सलीके से लगाते वक्त ही चोरी को अंजाम दिया जाता था। राम मंदिर में दान की गिनती और बैंक में जमा करने की पूरी प्रक्रिया के लिए ट्रस्ट और एसबीआई ने संयुक्त एसओपी बनाई हुई थी और इस एसओपी को आप ध्यान से देखिए। इसमें तमाम चीजों की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया। एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट में इसी एसओपी का जिक्र किया गया। जांच में माना जा रहा है कि एसओपी के कई नियमों का पालन नहीं किया गया। आइए अब देखते हैं कि चढ़ावे को लेकर एसओपी में क्या क्या प्रावधान किए गए थे जिसको नजरअंदाज यहां पर किया जा रहा था। चढ़ावे को लेकर जो नियम बनाए गए थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण नियम था दान पात्र की रकम तय समय पर बैंक खाते में जमा कराई जाए। गिनती की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो और नियमों के मुताबिक हो और नोट गिनने वाली मशीनों की नियमित जांच की जाए और सही इस्तेमाल इसका किया जाए। गिनती कक्ष में जरूरत से ज्यादा कैश जमा ना रखा जाए और गिनती में लगे कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड यहां पर रखा जाए। एसबीआई अधिकारियों का हर महीने रोटेशन किया जाना था। इसके अलावा दान की गिनती कैसे होगी इसके बारे में भी यहां पर एसओपी में जिक्र है। दान पात्र से निकली रकम पहले तय बॉक्स में रखी जानी थी। सभी बॉक्स और बोरों को क्रमवार खोलकर गिना जाए। जितनी नकदी मौजूद हो सभी को गिनती यहां पर की जाए और फटे खराब नोट अलग यहां पर रखे जाए। सिक्के मशीन से गिने जाएं और दान में मिली दूसरी वस्तुओं का अलग से रिकॉर्ड बनाया जाए। सामान ट्रस्ट को सौंपने के बाद सुरक्षित लॉकर में रखा जाना था। इसके अलावा देखिए ट्रस्ट की जिम्मेदारी क्या थी, उसको लेकर एसओपी क्या कहते हैं। पूरी दान गणना प्रक्रिया की निगरानी करना इनकी जिम्मेदारी थी। नकद जमा पर्ची, चालान और रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना था ताकि लेन देन की पुष्टि पुख्ता तौर पर यहां पर हो सके। गिनती में लगे कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना था जो यहां पर ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा बैंक और ट्रस्ट की संयुक्त जिम्मेदारियां क्या थी उसको लेकर एसओपी क्या कहते हैं। दान पात्र हर दिन खोला जाए। दोनों पक्षों के नॉमिनेटेड अधिकारी इस दौरान मौजूद वहां पर रहें और पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड बाकायदा रखा जाना था। गिनती तय प्रक्रिया के अनुसार संयुक्त निगरानी में संचालित होनी चाहिए। सुरक्षा से जुड़े हुए नियम भी थे जिसको लेकर भी एसओपी में जिक्र है। वो क्या कहते हैं वो भी आप जानिए। गिनती कक्ष में बिना तय ड्रेस के प्रवेश नहीं करना है और सोना चांदी या दूसरे जो कीमती आभूषण हैं वो पहनकर एंट्री की अनुमति यहां पर नहीं थी, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। प्रवेश और निकासी के समय सुरक्षा जांच जरूरी हो। आगंतुक रजिस्टर का सही तरीके से रखरखाव यहां पर किया जाना था। इसके अलावा दूसरे जो महत्वपूर्ण नियम है वो भी आप जान लीजिए। गिनती कक्ष में जाना, खाना पीना लेकर जाना बिल्कुल साफ मना था। नाश्ता और भोजन बाहर किया जाए। गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और धूम्रपान भी पूरी तरह से प्रतिबंधित था। यानी हर चीज को लेकर विस्तार से एसओपी थे और सबको यहां पर कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया। आप ये भी सुनिए कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरन और ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष इस पर क्या कह रहे हैं। पूजा पद्धति में, व्यवस्थाओं में और सुधार करें, जिसके लिए हम कटिबद्ध हैं, वो करने वाले हैं। मैं कल जहां पर चढ़ावे की गिनती होती है उस स्थान को भी देखने के लिए गया और किस प्रकार का परिवर्तन अब हम लोगों ने किया है इसका भी मैंने वहां पर निरीक्षण किया। ऐसा लगता है कि इस प्रकार की घटना अब कभी भी घट नहीं पाएगी। इतनी सावधानी अब बरती जा रही है। इस कार्य को अब अधिक दक्षता के साथ करेंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे और जब यहाँ का सीईओ नियुक्त हो जाएगा उसके पश्चात तो सारी कार्य पद्धति में एक निखार आएगा। हम पूरे राष्ट्र को विश्वास दिलाते हैं कि हमारा यह राम मंदिर लोगों के आंखों में से, उनकी नजर में से उतरेगा नहीं। जब आप कहते हैं कि हमने एक एसओपी बनाई थी और उस एसओपी को अनिल मिश्रा जी ने बदलवा लिया,
तो बताइए, आप महामंत्री थे, आपके नीचे कैसे कोई आपकी एसओपी को बदलवा लेता था? देखा आपने, अब एसओपी को क्यों नहीं फॉलो किया गया, इसको लेकर भी सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। नियम कायदे सब थे, लेकिन उनको नजरअंदाज आखिर क्यों किया गया। अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का हम रुख करते हैं। वक्फ बोर्ड एक बार फिर से चर्चा में है। वक्फ बोर्ड को लेकर फिर से विवाद यहां पर शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन हुआ तो उसमें नए कानून के हिसाब से 2 गैर मुस्लिमों को जगह मिली, वो दोनों हिंदू हैं। अब मुस्लिम समुदाय इसका विरोध यहां पर कर रहा है। एमपी की तरह वक्फ के पुनर्गठन की बात यहां पर यूपी में भी हो रही है और एमपी की तरह यूपी में भी वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम समुदाय होंगे, सदस्य होंगे, माफ कीजिएगा, और गैर मुस्लिमों में सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि ईसाई भी यहां पर हो सकते हैं। पिछड़े पसमानदा मुसलमानों का प्रतिनिधित्व भी यहां पर होगा और यूपी वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भी भागीदारी होगी। ये जानकारी यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने खुद दी है। दानिश अंसारी ने इस बारे में बताया कि मध्य प्रदेश के मॉडल को वो सही मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिम समुदाय से पारदर्शिता यहां पर बढ़ेगी। एमपी में नए गठित वक्फ बोर्ड में 2 हिंदुओं की एंट्री हुई है, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने इस कदम का विरोध यहां पर किया है। इस विवाद में भोपाल के निकाह काजी ने इस्तीफा तक दे दिया है और कहा कि गैर मुसलमानों को शामिल करना उन्हें स्वीकार नहीं है। कई मुस्लिम संगठनों ने कोर्ट में चुनौती देने की बात भी यहां पर कही है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार के फैसले पर सियासत काफी तेज है। कांग्रेस के एक विधायक ने यहां पर कहा कि वो फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। अब आपको सुनाते हैं कि कैसे एक बार फिर से वक्फ पर तनातनी बढ़ रही है। एक चोरी थी, समय रहते सब पर कार्रवाई हुई है और हो रही है, लेकिन वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ लैंड, गरीब की लैंड, सरकारी लैंड वारा न्यारा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने कभी उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई है? कभी नहीं उठाए वक्फ के नाम पर। जब वक्फ कानून बनाया उसका विरोध इन्होंने किया। यानी चाहते हैं कि वक्फ के नाम पर लूट मची रहे, गरीब की जमीन पर कब्जा होता रहे, सार्वजनिक संपत्तियों पर ऐसे कब्जा होता रहे और मंदिरों को लोग ऐसे बदनाम करते हैं। वक्फ की जो टीम बनेगी, जो वक्फ बोर्ड का गठन होगा, उसमें पिछड़े पासमानदा जो मुसलमान है उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हमारे 2 ऐसे सदस्य का भी नॉमिनेशन उसमें होना है जो नॉन मुस्लिम है। तो जो अमेंडमेंट लेके आए, जो प्रावधान केंद्र सरकार लेके आया, तो उस प्रावधान के अनुसार प्रस्तावित है बोर्ड का गठन होना। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान अनारकी फैलाए हुए हैं, करप्शन का अड्डा बना हुआ है वक्फ बोर्ड। अब ये 2 गैर मुस्लिम मेंबर आ गए तो हो सकता है पारदर्शिता आए और जो मुस्लिम्स किलर्स हैं, अधिकारी हैं, चेयरमैन हैं, मेंबरान हैं, उनके ऊपर कोई खौफ और डर हो जिसकी वजह से करप्शन से वो बचें।